नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया बात करेंगे राजस्थान अध्ययन की। यानी हमारी सीरीज़ चल रही है कक्षा 6 से 10 तक आरबीएससी राजस्थान अध्ययन की क्लासों की सीरीज़ चल रही है, जिसमें 2 क्लासें पहले हो चुकी है। आज तीसरी क्लास होने वाली है कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन। हमारा राजस्थान नाम से जो किताब है उसको हम पढ़ने वाले हैं। अध्याय 3 के बारे में आज बात करेंगे। ये तीसरा अध्याय है इतिहास जानने के स्रोत, यानी कौन कौन से स्रोत है जिससे इतिहास को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और प्राचीन काल के कौन कौन से इतिहास जानने के स्रोत हैं उनके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो वीडियो में अंतिम समय तक बने रहे, बहुत सारी जानकारी आपको इस अध्याय में मिलने वाली है। शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन से हमें सभ्यता के क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। इतिहास जानने के अनेक स्रोत है, यानी इतिहास को बहुत सारे स्रोतों के माध्यम से जाना जा सकता है, जिनको मुख्यतः 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक है पुरातात्विक और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत क्या है, डिटेल से बात करेंगे हम। आगे बढ़ते हैं। पुरातात्विक स्रोत की बात करते हैं तो प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान, घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है, उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। यानी बहुत सारी घटनाओं के बारे में, जैसे कोई शिलालेख हो गया, यानी पत्थर पे लिखा हुआ लेख जिसको शिलालेख कहते हैं, ऐसे स्रोतों में आते हैं। अभिलेख आते हैं, मुद्रा आते हैं, स्मारक आते हैं, कलाकृति आती है, और उत्खनन से प्राप्त सामग्री शामिल है। उत्खनन मतलब खनन से प्राप्त सामग्री। इनसे तत्कालीन जनजीवन को समझा जा सकता है। पुरातात्विक स्रोत को संक्षेप में इस प्रकार समझ सकते हैं। पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले बात करते हैं अभिलेख की। ये हमें शिलालेखों, पत्थर की पट्टिका, जो पत्थर के ऊपर लेख लिखे होते हैं उनको अभिलेख कहा जाता है। पाषाण शिलाओं, पत्थर के बड़े बड़े खंडों पे, यानी एक ही पत्थर पे अलग अलग नहीं काट कर केवल एक बड़े से पत्थर पे जो लिखे हुए हैं प्राचीन काल के, उनको पाषाण शिला। स्तंभ, स्तंभ यानी बड़े बड़े खंभों के ऊपर, भवनों के ऊपर यानी पुराने प्राचीन जो भवन बने उनके ऊपर, गुफाओं की दीवारों के ऊपर, यानी अजंता एलोरा की जैसे गुफाएं हैं उनकी दीवारों पे बहुत सारे अभिलेख मिले हैं। मूर्ति प्रतिमाओं पर, बहुत सारी मूर्तियां उनकी प्रतिमाओं पर लिखा हुआ। स्तूपों के अंदर, यानी स्तूप जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। मठों के अंदर, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित तालाब, खेतों में खड़ी शिलाओं। ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण, ताम्र पत्र यानी तांबे के बने हुए पत्र जिनके ऊपर लिखे हुए उत्कीर्ण अभिलेख मिले हैं। अब अभिलेखों की उपयोगिता की बात करते हैं आगे हम। ये चित्र आपको दिख रहा है, ये शिलालेख का यानी पत्थर पे लिखे हुए लेख का है। और अभिलेखों की उपयोगिता क्या है, ये विविध भाषाओं में गद्य और पद्य, गद्य यानी गद्यांश रूप में, पद्य और पद्यांश रूप यानी कविता के रूप में, दोनों शैलियों में मिलते हैं। इन अभिलेखों में शासक, उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमार, सामंतों आदि के नाम, घटना की तिथियां, शासन कार्यों, आज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। यानी राजा से संबंधित, राजा रानी, उनके विभिन्न प्रकार के युद्ध से संबंधित घटनाएं हैं, उनका वर्णन इसमें मिलता है अभिलेखों के अंदर। साथ ही इनसे तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारी, यानी राजा के समय की विभिन्न प्रकार की जानकारी भी उपलब्ध होती है। और प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, प्रशस्ति किसको कहते हैं? तो राजाओं की प्रशंसा में जो उनके कवि, चारण, भाट वगैरह लिखते थे उनको प्रशस्ति कहा जाता। अब प्रमुख अभिलेख की बात करते हैं। प्रमुख अभिलेख जहाँ से विभिन्न परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और बार बार प्रश्न बनते हैं, और कक्षा 6 की छोटी किताब समझ के छोड़ देते हैं और बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं जिनमें से कोई भी प्रश्न हमको नहीं मिलता है। तो पहले छोटे किताब को पढ़े जिनमें से बहुत सारे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। अभिलेख की बात करते हैं तो नगरी अभिलेख, कंसावा अभिलेख, घटियाला अभिलेख, किराड़ू अभिलेख, नानसा और बरनाला, यूप स्तंभ लेख, सामोली शिलालेख आदि से राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि तथा द्रव्यदान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी मिलती है। तो आपको इनमें से किसी प्रकार के बारे में पूछ सकते हैं कि राजस्थान के धार्मिक यज्ञों के प्रकार, भूमि, द्रव्यदान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी किन किन अभिलेखों से प्राप्त होती है। तो इसमें ऑप्शन में 3 ऑप्शन दे सकते हैं और एक अलग ऑप्शन दे सकते हैं, जिनमें से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। जैसे नगरी अभिलेख हो सकता है, कंसबा हो सकता है, घटियाला अभिलेख हो सकता है, किराड़ू अभिलेख हो सकता है, नानसा अभिलेख हो सकता है, बरनाला का युग अभिलेख हो सकता है और सामूली अभिलेख हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। तो ये अभिलेख दे रखे, और जो खास अभिलेख है उनके बारे में हम बात करते हैं आगे। उदाहरण स्वरूप घटियाला अभिलेख की बात करते हैं तो ये प्रत्यार, बिजोलिया शिलालेख चौहानों का इतिहास जानने के महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी घटियाला शिलालेख में प्रत्यार शासकों की जानकारी मिलती है और बिजोलिया शिलालेख से चौहान शासकों की जानकारी मिलती है। इसके अलावा चीरवा का शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। तो प्रश्न बनता है आपके कि रावल समर सिंह की जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है? तो ये चीरवा का अभिलेख है, इससे जानकारी मिलती है। आगे बात करते हैं।
ये प्राचीन स्मारक दे रखे हैं, यानी राजा के महल दे रखे हैं, पुराने प्राचीन स्मारक, बड़े बड़े जो महल भवन बने हुए, किले बने हुए हैं, वो स्मारक दे रखे हैं फोटो के अंदर। स्मारक दे रखे हैं राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में प्रमुख दुर्ग, यानी पुराने जो स्मारक है उनमें प्रमुख दुर्ग कौन कौन से, तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, जालोर का दुर्ग है, गागरोन, रणथंबोर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़ आदि दुर्ग महत्वपूर्ण है। यानी ये प्राचीन काल के बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग रहे हैं। इनके अलावा भवन, राजप्रसाद, राजा के रहने का महल, सार्वजनिक भवन, स्नानागार, जनसाधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप आदि भी स्मारक है। यानी राजा जो विभिन्न प्रकार के निर्माण करवाते थे उनसे संबंधित प्राचीन स्मारक बहुत सारे राजस्थान में उपलब्ध है। यह हमें तत्कालीन स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना और समृद्धि का ज्ञान भी करवाते हैं। यानी जिस शासक ने जितने ज़्यादा स्मारक बनवाए हैं वो इतना ही कला संस्कृति प्रेमी रहा होगा या स्थापत्य कला का पारखी रहा होगा, तो उसने अपने काल में बहुत सारे स्मारक बनवाए। मुद्रा की बात करते हैं। मुद्रा अथवा सिक्कों, छापों या प्रतीकों से किसी भी काल विशेष की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता चलता है। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, संवत, नाम सहित धातु की शुद्धता, नाप तोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि आदि का ज्ञान होता है। सिक्के राज्य व शासक की शक्ति के सूचक भी रहे हैं। यानी जिस शासक ने सोने के सिक्के चलाए वो बहुत ही समृद्ध रहा होगा, जिसने चांदी के चलाए वो मीडियम रहा होगा, और भी विभिन्न प्रकार के सिक्के अलग अलग समय में चले हैं। तो शासक की समृद्धि का प्रतीक सिक्कों से पता चलता है कि शासक कितना शक्तिशाली रहा होगा। और सिक्कों के आकार भी दे रखे अलग अलग, विभिन्न प्रकार के सिक्के जो चित्र में आपको दे रखे हैं, अलग अलग आकृति के चित्र अलग अलग शासकों के समय। आहड़, रेड़, बेराट, रंगमहल, सांबर आदि से विभिन्न प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं। सुखाड़िया के उत्खनन से प्राप्त सिक्के मुद्राओं से क्षत्रप, मालव, चौहान, गुहिल आदि वंशों के काल के राज्य शासन, अधिकृत सीमा के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। यानी विभिन्न सिक्कों से शासकों के जो राज्य की सीमा है उनकी और उनकी समृद्धि के बारे में जानकारी इन सिक्कों से प्राप्त होती है। बर्तन और आकृतियों की बात करते हैं आगे। उत्खनन से हमें तत्कालीन बर्तन आदि कलाकृतियाँ प्राप्त हुई है। कलाकारों में बर्तनों पर चित्रण, खंभों पर खुदाई, किवाड़ों एवं गवाक्ष, गोखड़ों की कारीगरी आदि भी देखने में आती है। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त हुए हैं जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग आदि उस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाते हैं। राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन में प्राप्त मृद भांड यानी मिट्टी से बने हुए बर्तन, प्याले, रकाबिया, धूप पात्र, दीपक आदि से हम पूर्वजों के कला कौशल को सहज ही समझ सकते हैं। यानी प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाए जाते थे जो मिट्टी से बनाए जाते थे। गणेश्वर यानी नीम का थाना सीकर की ताम्र संस्कृति के अवशेष। तो ताम्र संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, तो गणेश्वर सीकर से। ये प्रश्न बनता है आपके। जोधपुरा संस्कृति कहाँ है, तो जोधपुरा संस्कृति जयपुर के अंदर है। नोह की बात पूछे तो नोह कहाँ है, तो नोह भरतपुर के अंदर है। से प्राप्त काले और लाल मृदभांड व गिलुंड से प्राप्त प्रस्तर, फलक आदि कला कौशल देखे जा सकते हैं। ये विभिन्न प्रकार के मिट्टी से बने हुए बर्तन आपको दिख रहे हैं। आगे बात करते हैं। यहाँ से आपके विभिन्न प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ताम्र संस्कृति के अवशेष जोधपुरा, जयपुर एवं नोह भरतपुर से प्राप्त काले एवं लाल मृदभांड। तो काले और लाल मृदभांड कहाँ से मिले, भरतपुर से। आहड़ व गिलुंड से प्राप्त प्रस्तर, पत्थर मिले हैं आहड़ और गिलुंड से। और फलक, प्रस्तर के फलक मिले आदि कला कौशल यहाँ देखने को मिलते हैं। ताम्रपत्र की बात करते हैं आगे। तांबे के छोटे छोटे पत्थरों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दान पत्र भी कहा जाता है। ताम्रपत्र यानी तांबे के ऊपर लिखे जाते थे और ये राजा महाराजा जो भूमि दान करते थे उनसे संबंधित जानकारी इस पे लिखते थे। इनमें से हमें शासक, काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि के प्रकार, नाप तोल, दान के प्रकार आदि का पता चलता है। यानी ताम्रपत्र से विभिन्न प्रकार की जानकारी उपलब्ध होती है। ये ताम्रपत्र का चित्र दे रखा है आपको अलग भाषा में। यानी प्राचीन काल की जो भाषा है, विभिन्न प्रकार के शासकों के समय अलग अलग भाषाएं प्रचलित थी, तो अलग भाषा में दे रखा है ये। आगे बात करते हैं साहित्यिक स्रोत की। इतिहास जानने में साहित्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा साहित्य प्रचुरता के साथ मिलता है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से सहायता मिलती है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जयानकृत पृथ्वीराज विजय। तो यहाँ से प्रश्न बनता है आपके कि पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की थी, जयानक ने। महाकाव्य से चौहान की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। नयन चंद्र सूर्यकृत हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य की रचना किसने की थी, नयन चंद्र सूर्य ने की थी। से चौहानों के शासकों की जानकारी मिलती है। यानी
पृथ्वीराज विजय और हमीर महाकाव्य दोनों से चौहानों के शासकों की जानकारी मिलती है। इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय और उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी भी मिलती है। यानी अलाउद्दीन खिलजी की जो रणथंभौर विजय है, रणथंभौर के समय हमीर चौहान शासक थे, तो चौहानों से संबंधित और अलाउद्दीन से संबंधित जानकारी भी इन साहित्यिक स्रोत से मिलती है। राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचना पृथ्वीराज चौहान के राजकवि चंद्रबरदाई ने की थी, अचलदास खींचीरी वचनिका, पद्मनाभ कृत कानड़देव प्रबंध, पद्मनाभ ने कानड़देव प्रबंध की रचना की थी। बीकानेर के दलपत सिंह कृत दलपत विलास, तो दलपत विलास की रचना बीकानेर के शासक थे दलपत सिंह, उन्होंने की थी। खिड़िया जग्गा कृत वचनिका, यानी खिड़िया जग्गा ने वचनिका की रचना की थी। तो इस प्रकार से विभिन्न साहित्यिक स्रोत है जिनकी रचना, महाकाव्य की रचना विभिन्न शासकों के राजकवियों ने, शासकों ने भी की थी। आगे बात करते हैं ख्याति विषयक साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन मिलता है। नैणसिरी ख्यात मुहूर्त नैणसी ने रचना की थी। मक्कीदास ख्यात मक्कीदास ने रचना की थी। दयालदास की ख्यात की रचना दयालदास ने की थी। जोधपुर राज्य की ख्यात आदि से इतिहास जानने में सहायता मिलती है। यानी विभिन्न प्रकार के ख्यात जो पश्चिमी राजस्थान यानी मारवाड़ के अंदर रचना की गई थी, इनसे पश्चिम राजस्थान यानी मारवाड़ के शासकों की जानकारी मिलती है। फारसी उर्दू तवारीखों यानी फारसी भाषा में विभिन्न मुस्लिम शासकों के राजकवियों ने रचना की थी, जिनसे मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास को जानने में मदद मिल रही है। कर्नल जेम्स टोड, जिसको राजस्थान का इतिहास का पिता भी कहा जाता है, ने एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान की रचना की थी और पश्चिम भारत की यात्रा नामक रचना की थी। तो ये दो प्रश्न बनते हैं आपके कि कर्नल जेम्स टोड के कौन कौन से ग्रंथों की रचना की थी, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिम भारत की यात्रा। बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर की रचना की थी। तो बूंदी के महाकवि कौन थे, सूर्यमल मिश्रण, ये प्रश्न बनता है। और सूर्यमल मिश्रण ने किसकी रचना की थी, तो वंश भास्कर की, यहाँ से प्रश्न बनता है। कविदास सामलदास मेवाड़ के राजकवि थे, इन्होंने वीर विनोद की रचना की थी। विश्वेश्वरनाथ रेऊ कृत मारवाड़ राज्य का इतिहास, तो विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने मारवाड़ राज्य का इतिहास लिखा है। गौरीशंकर हीराचंद ओझान लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ उल्लेखनीय। यानी गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि का इतिहास लिखा है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने ये सभी प्रकार के इतिहास लिखे हैं। प्राचीन काल के विभिन्न लेखकों के चित्र दे रखे जो कर्नल जेम्स टोड है, ये महामहोपाध्याय गौरीशंकर हीराचंद ओझा है और ये कविराज श्यामलदास है। इस प्रकार से इन विभिन्न लेखकों ने अपनी लेखनी चलाकर बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की है। तो इस प्रकार से तीसरा अध्याय भी हम पूरा कर चुके हैं और बहुत ही शानदार अध्याय था। इसमें बहुत सारे प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में बनने वाले हैं। आप नोट्स लगातार साथ साथ बनाते रहें और अगली चौथी क्लास आपके लेके आएंगे। इस वीडियो की PDF आपको इकट्ठी मिल जाएगी टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप PDF इसकी प्राप्त कर सकेंगे। तो प्रश्न दे रखा है, वंश भास्कर की रचना किसने की थी, सूर्यमल मिश्रण ने, जो बूंदी के राजकवि थे उन्होंने वंश भास्कर की रचना की थी। तो इस प्रकार से इसमें जो जो प्रश्न बनने वाले थे, महत्वपूर्ण प्रश्न अभी तक बने हैं, उन सब के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया है। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे।